दोस्तों, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 यानी कि 15 सितंबर 2021 थी। और इस बिडिंग प्रोसेस के बाद जो दो सबसे प्रोमिनेंट बिडर्स निकल के आए हैं वो है पहला टाटा ग्रुप और दूसरा अजय सिंह ऑपरेटेड स्पाइसजेट। तो इन दोनों में से कोई एक आगे जाके एयर इंडिया को चलाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी कोशिश थी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की। इससे पहले भी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि एयर इंडिया विल गो प्राइवेट। अब पहले क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पाया? तो बात ये थी कि 2018 के अंदर भी जब एयर इंडिया को सरकार ने कहा कि प्राइवेट जाएगी तो उन्होंने कुछ शर्तें लागू करी इस पे। पहली शर्त ये थी कि गवर्नमेंट सिर्फ इसका 76% ऑफ स्टेक बेचेगी और उस 76% ऑफ स्टेक के बाद जो बाकी था वो गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगाई कि जो भी उसको खरीदेगा यानी कि जो उस कंपनी को स्टेक्स खरीदेगा एयर इंडिया के, उसको 23,000 करोड़ रुपए की डेब्ट जो एयर इंडिया की थी उसको भी टेक ऑन करना पड़ेगा और उस डेब्ट को चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंपनी ने बिड नहीं किया इस प्रोसेस के लिए और एयर इंडिया को अपना बिडिंग प्रोसेस से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन फिर वापस अभी 2020-21 में एयर इंडिया ने वापस से एक कुछ शर्तों में अपने चेंज करके वापस से बिडिंग प्रोसेस चालू करवाना चाहा और अब कुछ चेंजेस ऐसे किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब हम 100% प्राइवेटाइज करने को तैयार है एयर इंडिया को, यानी कि हम 100% स्टेक्स उसके सेल कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने जो कंडीशन ये भी रखी कि उस एयर इंडिया में से जो 40,000 करोड़ की जो डेब्ट थी वो भी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आपको डेब्ट फ्री एयर इंडिया देंगे हम, आपको उसकी कोई डेब्ट चुकाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बिल्कुल भी। तो अब मेरे अनुसार आज हम जानेंगे कि जो स्पाइसजेट और एयर इंडिया में से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है जो कि एयर इंडिया को आगे जाके चलाएगा। मेरे से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बिडर इसको एयर इंडिया को आगे ले जाने का टाटा ग्रुप लग रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप के पास एक्सपीरियंस भी है, यानी कि अभी भी जो एयर एशिया कंपनी है उसमें 83.67% स्टेक्स जो है वो टाटा ग्रुप के हैं और विस्तारा एयरलाइंस भी टाटा ग्रुप ही ऑपरेट कर रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग यही सब चीजों की बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एयर इंडिया की शुरुआत हुई, कैसे एयर इंडिया का डाउनफॉल हुआ और कैसे अब टाटा ग्रुप अगर उसको टेक ऑन करता है तो कैसे एयर इंडिया में चेंज आएगा और कैसे वो और अच्छी एयरलाइंस वापस बन जाएगी। और हम आज ये भी जानेंगे कि व्हाट प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली इज और प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है या बुरा होता है। हम आज इन सब चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश। चलिए आप और हम शुरू करें ज्ञान की बात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। तो जी एयर इंडिया की शुरुआत ऐसे हुई कि JRD टाटा जो कि देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने 1932 में वो लाइसेंस पायलट बने, इंडिया के पहले इंडियन लाइसेंस पायलट बने वो, और उन्होंने एयर कंट्री की पहली एयरलाइन की शुरुआत करी एक कराची टू मुंबई की फ्लाइट उड़ाकर अक्टूबर 15, 1932 में। अब इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ एयरप्लेन्स पोर्टफोलियो में ऐड करना चालू किया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सब चीजें धीरे धीरे रेगुलर होने लगी तो उन्होंने इसको टाटा एयरलाइंस का नाम दिया और इसको पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनाया और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशनल बना दिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद 1948 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय करंट भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि टाटा के बढ़ते डोमिनेंस को देखते हुए उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया और उसके बाद टाटा एयरलाइंस जो थी वो एयर इंडिया बन गई। टाटा से एयर इंडिया तक का सफर ये था एयर इंडिया का। और इसके बाद जैसे ही टाटा ग्रुप का इन्फ्लुएंस एयर इंडिया से हटा, उसके बाद से एयर इंडिया का डाउनफॉल चालू हो गया क्योंकि एयर इंडिया के स्टैंडर्ड्स एकदम गिर गए थे। और इसके और भी रीजंस हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एयर इंडिया एकदम से इतनी ज्यादा लॉस में चली गई और ऐसा क्या है जिससे कि कंज्यूमर्स भी एयर इंडिया को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस और कुछ वेरियस अदर रीजंस देखते हैं, उसके बाद हम इसके कंज्यूमर साइड के रीजंस पे आते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो मर्जर था 2007 में, जो कि सब वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर्स माना जाता है, उस मर्जर के बाद एयर इंडिया के पर एयरक्राफ्ट
स्टाफ पर्सनल की जो काउंट थी वो हो गई थी आपकी 256 पर्सनल पर एयरक्राफ्ट। वहीं ऑन एन एवरेज जो बाकी किसी भी एयरलाइंस के जो पर एयरक्राफ्ट पर्सनल की काउंट होती है वो होती है अराउंड आपके 120 पीपल। एंड ये जो है एयर इंडिया की काउंट जो है वो ऑलमोस्ट 2.1% ज्यादा है बाकी किसी भी रेगुलर एयरक्राफ्ट कंपनी से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और जिसके कारण एयर इंडिया को स्टाफ को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और ज्यादा स्टाफ को एम्प्लॉय करने के कारण एयर इंडिया को लॉसेस भी ज्यादा उठे हैं। और एयर इंडिया क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड एयरलाइंस है, यानी कि उसको कोई एमबीए ग्रेजुएट्स या कोई ऐसे लोग नहीं उसको मैनेज कर रहे हैं। एयर इंडिया इज गेटिंग डायरेक्टली मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, जो कि कोई एमबीए ग्रेजुएट्स तो है नहीं जो उनको इतना एक्सपीरियंस होगा इन सब चीजों को ऑपरेट करने का। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन है जिसके कारण उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी उतनी अच्छी नहीं थी और एयर इंडिया को इसी के कारण लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। तीसरा जो रीजन आता है वो तीसरा रीजन ये है कि एयर इंडिया टाइम टू टाइम बहुत सारे स्कैम्स का भी शिकार हुआ है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कैम हुआ था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में। ये स्कैम इतना प्रोमिनेंट था और इसके बाद में लोगों ने भी अंदर से एयर इंडिया को पसंद करना बंद कर दिया धीरे धीरे। चौथा जो कारण माना जाता है वो ये है कि एयर इंडिया इज जनरली नोन टू गिव a lot of discounts and incentives to government officials and ministers while they travel। यानी कि एयर इंडिया जो है वो वीवीआईपीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फ्री में ट्रैवल कराती है हर जगह, और जिसके कारण उन लोगों को एयर इंडिया को बहुत ज्यादा लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। और जो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वो ये लोगों का मानना है, जो कंज्यूमर साइड का रीजन है वो ये है कि एयर इंडिया बहुत ही रिजिड एयरलाइंस मानी जाती है और यहाँ पे माना जाता है कि इनोवेशन की कमी है एयर इंडिया में, और जिससे कि लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। कुछ स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स की माने तो 31 मार्च 2020 तक एयर इंडिया ने 70,820 करोड़ का लॉस, यानी कि 70,820 करोड़ का लॉस उठा लिया है। और इस लॉस में से कुछ करीबन 500 करोड़ और टू बी प्रिसाइज 498.17 करोड़ का जो लॉस है उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी भागीदारी है। यानी कि आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो भी एयर इंडिया उठाती है, और वो अभी तक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेरियस गवर्नमेंट्स ने अभी तक एयर इंडिया को पे बैक भी नहीं किया है। चलिए देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी होती है तो अब उस गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के कुछ स्टेक्स जो होते हैं उसको प्राइवेट कंपनीज भी लेके संभाल सकती हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं तो वो एयरपोर्ट जो इनिशियली गवर्नमेंट उनकी देखरेख और उन सबको उनको ऑपरेट करती थी, अब उन एयरपोर्ट्स को कुछ कंपनी जैसे कि अडानी ग्रुप हो गया, तो अडानी ग्रुप उन एयरपोर्ट्स को लेता है और उनको खुद मैनेज करता है। तो ये है गवर्नमेंट एंटिटी का प्राइवेटाइजेशन होना। या जैसे कि आप देख रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री जो कि एक प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री है, इसका ये अर्थ होगा कि जैसे एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट कंपनी थी अभी तक, और उसके संग संग कुछ प्राइवेट कंपनियां भी एग्जिस्ट कर रही थी जैसे कि गो एयर, इंडिगो या स्पाइसजेट। अब हम देखते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और इनके कुछ केस स्टडीज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। हम एक बार थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज का। हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो अब बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी होती है वो होती है प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। वहीं जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, उनको प्रॉफिट से उतना मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉइज में मोटिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा और उनका एफर्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। वहीं जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनका ऐसा माना जाता है कि जो वर्क स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही लेजी किस्म का होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है उनके एम्प्लॉइज की। अब इसका एक और वो होता है पॉइंट, वो ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका क्योंकि एनवायरनमेंट हाईली कम्पिटिटिव होता है तो उससे जो होता है एट द एंड कंज्यूमर को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी अपने कंज्यूमर के लिए बेस्ट चाहेगी और अपना मार्केट एक्सपैंड करना चाहेगी। वहीं पब्लिक कंपनीज के वर्क स्ट्रक्चर के कारण उनका कुछ बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं होता है और एम्प्लॉइज भी काफी लेजी हो जाते हैं।
और एक इसका जो डिसएडवांटेज होता है प्राइवेटाइजेशन का, वो ये होता है कि उस प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कोई चेक और रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो पाते गवर्नमेंट के इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इससे ये होता है कि वो कंपनी अपनी मोनोपोली बना सकती हैं, और उन कंपनीज पे कोई रेगुलेशन ना होने के कारण कंज्यूमर्स को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे हम अपना स्कूल सिस्टम को देखें, तो हमारे जो स्कूल सिस्टम में जो स्कूल्स हैं आजकल, वो कितनी भी फीस चार्ज कर सकते हैं और उन पे कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पब्लिक स्कूल यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो बहुत ही लो रेट पे आपको एजुकेशन ऑफर कर रहे होते हैं। इसका जो सबसे आखिरी पॉइंट, जो सबसे खराब पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन का, वो है मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब ये होता है कि वो कंपनी कुछ सरकार को रिश्वत देकर वो उस सेक्टर पे पूरा अपना कब्जा कर ले और किसी और कंपनी को या अपने किसी कंपटीशन को एग्जिस्ट ही ना करने दे उस सेक्टर में। मोनोपोली बहुत खराब चीज है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, और ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की फेलियर और सक्सेस, इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स, जिससे कि और डेप्थ में हमें इस चीज के बारे में समझ में। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस स्टोरीज। प्राइवेटाइजेशन की जो सक्सेस स्टोरीज है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो 2 स्टडीज मेरे को अभी समझ में आ रही है, वो ये है कि सबसे पहली है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सरकार ने प्राइवेटाइज करी और प्राइवेट कंपनियों को कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और उसे सप्लाई करने का काम करो। इस चीज में जो सबसे प्रोमिनेंट कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि ये काम बहुत सालों से करती आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। और मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत लोगों को रिलायंस की ही बिजली जाती है और इससे लोग इसकी सर्विस सैटिस्फाइड भी हैं। दूसरा आता है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट जो था, सरकार उनको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी और सरकार को लॉसेस भी झेलने पड़ रहे थे। इस कारण सरकार ने एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज कर दिया और कंपनी जैसे कि अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स को टेक ओवर किया। और आप देख सकते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट को अडानी कितना अच्छे से मेंटेन कर रहा है, और उसी के बेसिस पे अभी अडानी ग्रुप ने कुछ 12 नए एयरपोर्ट्स को भी टेक ओवर कर लिया है। अब हम एक बार समझते हैं कि कुछ फेलियर की स्टोरीज, यानी कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत ही खतरनाक रहा। तो सबसे प्रोमिनेंट जो केस स्टोरी है वो है जिस्को की। जिस्को यानी कि जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विस कंपनी। ये कंपनी पानी प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इस कंपनी ने बेसिकली 2004 के अंदर, टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है जिसने 2004 के अंदर इसने कुछ सरकारों से बात करके इन्होंने पानी सप्लाई करने का काम मैसूर, भोपाल, ग्वालियर, कोलकाता, हल्दिया, मुजफ्फरपुर और चेन्नई जैसे शहरों में इन्होंने वाटर सप्लाई करने का काम लिया। और ये काम कुछ समय तक अच्छा भी चल रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा खासा उसमें डेवलपमेंट भी किया। लेकिन फिर बाद में जाकर के जो धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो रिमोट एरियाज थे वहां तक कभी पानी पहुंचा ही नहीं, और जो पानी की क्वालिटी थी वो भी कुछ खास नहीं थी, और उनकी रेटें भी बहुत ज्यादा थी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो पानी। तो एंड में गवर्नमेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट्स विड्रॉ करने पड़े और वापस से गवर्नमेंट को पानी की सर्विस अपने आप पास ही लेनी पड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और उसके जो भी वेरियस केस स्टडीज हैं वो सब आपको इसमें शेयर कर दी हैं। तो अब मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से टाटा ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप जो है उसके पास बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और वो ऐसे पहले भी कर चुका है कि लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंपनीज में कन्वर्ट कर चुका है टाटा ग्रुप ऐसे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि आप बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जैसे कि लैंड रोवर और जैगुआर, जिसको भी रतन टाटा ने टेक ओवर करके उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही मुझे लगता है कि एयर इंडिया को भी रतन टाटा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, एंड in no time Air India will also be profitable and वापस से महाराजा अपनी ऊंची उड़ान लड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।